अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप 80 से 90% तक के क्वेश्चन हल कर पाएंगे और 80 से 90% तक के नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो हमें पता है कि कनिष्क के समकालीन कालिदास और वाण भट्ट नहीं थे, क्योंकि कालिदास गुप्त काल से संबंधित हैं और वाण भट्ट हर्षवर्धन काल से संबंधित है। तो इसीलिए हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 183 ईसा पूर्व में की? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और एक नए वंश की स्थापना की थी जिसे शुंग वंश कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इसका जो आंसर है वो रहेगा चेदी वंश। चेदी वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, जिसका आयोजन कनिष्क के द्वारा किया जाता है कश्मीर के कुंडलवन में। इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाता है, एक महायान और दूसरा हीनयान। इसी आयोजन में कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी बनता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो हमारा उत्तर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में देखा गया है इसे। तो इसका जो आंसर है वो 2 सही है, गोंदो फर्निस, जिसने 20 से 41 ईस्वी तक राज किया। पार्थियाई वंश का यह राजा था जिसे पहला वंश भी कहा गया। अगला प्रश्न, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर का दूसरा नाम है पेशावर, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। पुरुषपुर कुषाण राजा कनिष्क की राजधानी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। वह अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। तो 2 आंसर सही हो जाएगा, शकों ने। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहनों ने सामंती प्रथा की शुरुआत की थी, जिसमें ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव दान में देने की प्रथा शुरू की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो है सातवाहन राजाओं ने। अगला प्रश्न, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया? तो ये किया था कुषाणों ने। कुषाण राजाओं ने ही सबसे ज्यादा मात्रा में तांबे के सिक्के चलाए। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका जो आंसर है वो भी कुषाण काल ही रहेगा। कुषाणों ने ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई। इसी काल में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं का चलन शुरू हुआ और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। अगला प्रश्न, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। तो इसका राइट आंसर है कण्व वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति और उसका मंत्री होता है वसुदेव। वसुदेव 75 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या करता है और शुंग वंश की समाप्ति करता है और नए वंश का उदय करता है, जिसे कण्व वंश कहा गया। तो इसका राइट आंसर कण्व वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दे का शुभारंभ किसने किया? तो ये यूनानियों की ही देन थी, अतः यूनानियों ने ही शुरू किया था इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमी संवत कब से आरंभ हुआ? तो विक्रमी संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व से माना गया, जब शकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया और उज्जैन के एक राजा ने इनको हरा दिया और उसने अपने आप को विक्रमादित्य कहलाया। इसी विक्रमादित्य ने ही शकों को हराने के उपलक्ष्य में, यानी इसी जीत के उपलक्ष्य में एक संवत का आरंभ किया था, जिसे विक्रमी संवत कहा गया 58 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। पहले भी बताया कि कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था कुंडलवन में, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। और इसी आयोजन में कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की जो राजधानी थी वो थी पैठन, प्रतिष्ठान भी कहा गया इसे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित थी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल, जिसका संबंध चेदी वंश से था। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद के काल की बात हो रही है, तो उस काल में डेमेट्रियस ने हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी। मौर्यों काल में सिकंदर ने हिंद यूनानी राज्य की शुरुआत की थी, लेकिन मौर्यों के बाद डेमेट्रियस ने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न, सातवाहन जिसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा गया, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है सिमुक। सिमुक ही आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सिमुक कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईसा पूर्व में कर देता है और सातवाहन वंश की नींव डालता है। तो राइट आंसर सिमुक।
अगला प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ही राजा बनने के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत का शुरुआत करता है। अगला प्रश्न, जो कला शैली भारतीयों और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो उसे कहा गया गांधार कला। यूनानियों की हेलेनिस्टिक कला और भारतीयों की मथुरा कला जब आपस में मिली तो एक नई कला का उदय हुआ जिसे गांधार कला कहा गया। आपको इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहा हूं ताकि कोई भी पॉइंट अगर इनके बाहर भी कुछ पॉइंट आता है तो वो भी ना छूट पाए परीक्षा में। तो वीडियो को ध्यान से देखना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपकी समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के जो जारी किए वो कुषाणों ने किए थे। तो कुषाणों का एक राजा था विम कडफिसस, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करता है। और जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करता है उस पर शैव धर्म या भगवान शिव का चित्र भी अंकित करवाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कुषाण राजा विम कडफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। विम कडफिसस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। राजकीय कामों को लिखने के लिए जो भाषा का प्रयोग करते थे, लिपि का प्रयोग करते थे, वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे, लेकिन भाषा के रूप में यानी बोलने के रूप में वो प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। अतः 2 उत्तर सही हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित। मौर्य काल और मरुत्तर काल में बड़ा ही फेमस स्थान था तक्षशिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित था। अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो पहले भी बताया कि कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव था। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर देता है 75 ईसा पूर्व में और कण्व वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख जो जारी किया गया वो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जारी किया। इसका राइट आंसर शक राजा रुद्रदामन। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा सही काल क्रम है? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले यूनानी आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद फिर यूनानियों के पीछे शक आते हैं जो भारत में यूनानियों की सत्ता को समाप्त कर देते हैं। फिर शकों के बाद कुषाण आते हैं जो बचे कुछ यूनानी और शक होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 4th, यूनानी, शक और कुषाण। अगला प्रश्न, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो ये की थी हाल ने, जो कि सातवाहन राजा था हाल। गाथा सप्तशती नामक कृति इसी के द्वारा रचना की गई। इसमें 700 गाथाएं हैं और इस काव्य में लोक जीवन का ही चित्रण किया गया है, अतः इसकी रचना करता है हाल। अगला प्रश्न, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क ने अपनी राजधानी को बनाया था पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है, आधुनिक पाकिस्तान में है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में जहाँ पर कुषाण कालीन मूर्तियां रखी गई हैं वो मथुरा संग्रहालय में रखी गई हैं। अगला प्रश्न, भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे पहले जो आक्रमण करते हैं वो सबसे पहले हिंद यूनानी शासक, जिन्हें बैक्ट्रियन और ग्रीक भी कहा गया, आक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनती थी? तो सबसे ज्यादा जो धातु प्रयोग में लाई गई सातवाहनों के समय में वो थी सीसा, इसी से ही मुद्राएं बनाई जाती थी। अगला प्रश्न, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कुषाण राजा कनिष्क के दरबारी थे ये। चरक को ही शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सी बंदरगाह उस समय नहीं थी? तो हमारा जो उत्तर सही वो हो जाएगा कोचीन, यानी कोचीन उस समय नहीं थी, कोचीन बंदरगाह नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ था। सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, यानी सांची स्तूप की ग्रिल और उसका जो प्रवेश द्वार था उसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ। भाजा स्तूप का निर्माण भी शुंग काल में हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ। अगला प्रश्न, लगता है दोबारा रिपीट हो गया ये। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो पहले भी देखा हमने, कुषाण काल में बनाई गई थी ये बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का महान वैश्यकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये था पुष्यमित्र शुंग का समकालीन। जब पुष्यमित्र राजगद्दी पर बैठता है तो अश्वमेघ और कई वैदिक यज्ञ करवाता है। पतंजलि होते हैं वो इन यज्ञों का समापन करते हैं।
यही पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित होते हैं। अतः कह सकते हैं कि महान वैश्यकर्ण पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली जो मिश्रण था वो था भारत और ग्रीक शैली का, यानी कि भारतीयों की मथुरा कला और ग्रीकों की हेलेनिस्टिक कला का जो मिश्रण होता है, उसी मिश्रण से एक नई कला निकलती है, गांधार कला। अगला प्रश्न देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक हमने बताया कि कनिष्क के, अतः नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार की ही शोभा थे। अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो सोने की बनी हुई मुद्राओं का जो चलन सबसे पहले शुरू किया वो था इंडो बैक्ट्रियन ने, यानी हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम सोने की मुद्राएं चलाई और इन्हीं मुद्राओं को वो टकसाल में बनाते थे, सांचों की सहायता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मरुत्तर काल के बाद राजवंशों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले शुंग वंश आता है, फिर कन्नम वंश आता है और फिर सातवाहन वंश आता है। तो हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा, शुंग वंश, कन्नम वंश और सातवाहन वंश। अगला प्रश्न। मौर्य वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ। इसकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित है, इसका उत्तर हिंदू धर्म। अगला प्रश्न। शुंग वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। तो देवभूति की हत्या कर दी जाती है उसके मंत्री वसुदेव के द्वारा 75 ईसा पूर्व में और कन्नम वंश की स्थापना की जाती है। तो देवभूति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नासिक से 8000 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक तरफ नहपान यानी घोड़ा और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र शातकर्णी का नाम है। नंबर 2। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के प्रसिद्ध राजा हाल का उत्तराधिकारी था। और नंबर 3। चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला सत्य नहीं है, क्योंकि नासिक से 8000 सोने के नहीं चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। तो राइट आंसर 2 और 3, यानी कि सी रहेगा दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ या अभिलेख से प्राप्त किया गया है? तो वो इसका जो प्रमाण मिलता है जैन लोगों को ग्राम दान में दिए जाने का, वो मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख का ही संबंध कलिंग के राजा खारवेल से था। अगला प्रश्न। खारवेल इनमें से किस वंश का महानतम शासक था? तो खारवेल चेदी वंश का महानतम शासक था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामंती प्रथा की शुरुआत शुंग काल से हुई। नंबर 2। खारवेल नामक राजा का संबंध सातवाहन वंश से था। और नंबर 3। पुष्यमित्र शुंग ने मगध के अंतिम राजा की हत्या कर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि सामंती प्रथा की शुरुआत शुंग काल में नहीं सातवाहन काल में हुई थी, यानी सातवाहन वंश ने इसकी शुरुआत की थी। और खारवेल राजा का संबंध चेदी वंश से था, न कि सातवाहन वंश से। और तीसरा है पुष्यमित्र शुंग ने मगध के अंतिम राजा की हत्या तो की थी, लेकिन पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, उसने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। अतः हमारे तीनों ही गलत हैं, यानी तीनों ही असत्य हैं। तो हमारा डी आंसर सही। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख से जैन धर्म के लोगों को भूमि दान में दिए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नंबर 2। उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख से बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि दान में दिए जाने का वर्णन किया गया है। और नंबर 3। सातवाहन वंश की प्रमुख भाषा संस्कृत थी और मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा हमारा डी रहेगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख से बौद्ध धर्म के लोगों को ग्राम और भूमि दान में दिए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, न कि जैन लोगों को। और उड़ीसा के हाथी गुफा अभिलेख से जैन धर्म के लोगों को भूमि दान में दिए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, न कि बौद्ध धर्म के। और सातवाहन वंश की प्रमुख भाषा प्राकृत थी और मनुस्मृति की रचना सातवाहन काल में नहीं हुई थी, शुंग वंश काल में हुई। अतः तीनों ही गलत हैं और हमारा डी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कन्नव ने की और उसका राज सिंहासन हथिया लिया। और तीसरा,
आंध्र ने कन्ना वंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी कथन सही हैं, हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।